हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPS 004 का सब्जेक्ट है और वो जून 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं, या फिर वे सभी बच्चे जो दिसंबर 2023 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आपके पेपर का फॉर्मेट क्या है, कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, इसमें हम तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और मार्क्स की बात करें तो हम 100 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन जैसे आप सेकेंड ईयर में आएंगे आपके पास 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे। एक पेपर जो है आप सभी का 50 मार्क्स का होगा। जैसे अभी फर्स्ट ईयर में आपके पास 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट की वजह से आप सभी के पास टोटल मार्क्स गए, एक पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का, तीसरा पेपर भी 100 नंबर का और चौथा पेपर भी 100 नंबर का। लेकिन जैसे आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपके पास सब्जेक्ट हो जाएंगे 8, आपके पास सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके पास 8 और आपके पास में सब्जेक्ट 8 होने की वजह से आपकी जो सब्जेक्ट की संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर 50 मार्क्स का एक पेपर आपका बनेगा 8 पेपर में से। जैसे आप देखोगे 2 पेपर मिलाकर 100 मार्क्स बन रहे हैं, 2 सब्जेक्ट मिलाकर 1 सब्जेक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हो कि आपका पेपर जो है वो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं और आपकी समस्याएं भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर के आप सभी के MPS 004 के बारे में बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति की। आप लोगों को एग्जाम का पूरा फॉर्मेट पता चलेगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ये मेरी आपकी गारंटी है। आपका पेपर है तो भी आप इस वीडियो को देखें। अगर आप लोग अपने पेपर के लिए अभी थोड़ा समय पेपर के फॉर्मेट के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात तो आपके पेपर में कुल टोटल, इस वाले पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने 10 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेंगे। और इस 10 क्वेश्चन के अंदर आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन के 2 सेक्शन आएंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, इसमें से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। पांचवा क्वेश्चन जो नंबर का होगा, जैसे 2 यहाँ से कर लिए, 2 यहाँ से, पांचवा क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो। 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपने 1 से 4 कर दिए और अगले से 1 किए तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, 1 क्वेश्चन का नहीं मिलेगा। या आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपको केवल 3 क्वेश्चन के मिलेंगे, 2 क्वेश्चन के नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, चाहे वो आपका कितना ही ठीक क्या ना हो। अब चलते हैं यहाँ पर, शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका खंड जो है, पहला जो भाग है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है तुलनात्मक पद्धति के समकालीन महत्व को बताइए। सबसे पहली बात तो तुलनात्मक पद्धति हम कहते किसको है, तुलनात्मक राजनीति होती क्या है, तुलनात्मक हम कहते किसको है। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको यही बताना चाहेंगे, तो तुलना हम 2 देशों की करते हैं। दोनों देशों के बीच में कुल किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि दोनों देशों में क्या चीजें समानता है, क्या चीज असमानता है। जैसे भारत है तो भारत के अंदर भी संघवाद है, लेकिन हम दूसरे तरफ अगर हम बात करते हैं दूसरे देशों की तो वहां पर भी संघवाद है। जैसे अमेरिका के अंदर भी संघवाद है, लेकिन दोनों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। भारत का संघवाद क्या है कि अपने आप को भारत ने एक तो 28 स्टेट और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया ने अपने आप को डिवाइड कर रखा है। लेकिन अमेरिका की बात करते हैं तो वो कई देशों से मिलकर क्या करता है, अपना सेंट्रल बनाता है। ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इस वाले क्वेश्चन देखिए आपको मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण बताना है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य का ये है जिसमें आप राज्य को देखो, यहाँ पर मैंने केवल एक ही पॉइंट बताया तुलनात्मक में। जैसे किसी देश की तुलना हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी देश में लोकतंत्र है, शासन व्यवस्था, और किसी देश में लोकतंत्र नहीं है। एक आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे लोकतंत्र में है तो वहां पर चुनाव होता है, वहां पर पद जो है वह वंशानुगत नहीं है। दूसरी बात, जहां पर चुनाव होता है, जहां लोकतंत्र होता है, वहां पर लोगों के पास अधिकार होते हैं, वो अपनी सरकार का विरोध कर सकती है, वही दूसरी जगह नहीं होती। तो ये डिटेल से मैंने आप लोगों को करवा रखा है। मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राज्य की मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, राज्य को मार्क्सवादी कहते हैं कि ये एक यंत्र होता है और राज्य में अधिकतर जो आपके
आसीन पद होते हैं वो अमीर लोगों के द्वारा, ताकतवर लोगों के द्वारा उन पे उनका प्रभुत्व होता है, दबदबा आता है, और उन प्रभुत्व और दबदबे की वजह से वो कमजोर और सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। तो ये मार्क्सवादी की धारणा है। उनका कहना है कि राज्य जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य जो है हमेशा अमीरों का फेवर करती है। वहीं दूसरी बात, अगर हम गांधीवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो गांधीवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि राज्य होने चाहिए ताकि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, सरकारें होनी चाहिए, लेकिन सरकारों को अधिक से अधिक रूप से विखंडित किया जाना चाहिए। विखंडित किया जाने का मतलब सिंपल सा ये बनता है कि राज्य को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि भाई एकीकरण यानी क्षेत्रीय एकीकरण, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स का कल्चर अलग है, हर स्टेट्स की लैंग्वेज अलग है। तो यहाँ पर इस डाइवर्सिटी में भी जो एकीकरण है, इसके रूप में भाई राष्ट्र राज्य का क्या प्रभाव, यानी क्षेत्रीय एकीकरण का एक देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा देश इंटीग्रेटेड है, तो इस इंटीग्रेशन के होने की वजह से हमारे देश के राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चल पाती है। जैसे आपने देखा होगा कई देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, विवाद होते हैं, संघर्ष होते हैं, और उन संघर्ष और समाधान को अच्छे तरीके से निपटाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो देश में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो पाती। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में इसी के अंदर हमको ये भी देखने को मिलता है कि भाई राज्य यानी जो सरकार है, वो सरकार क्या करती है, सरकार कई बार अपना प्रभुत्व या अपना दबदबा स्थापित करने की कोशिश करती है, और वहां पर जब एकीकरण हो जाता है तो वहां पर देश की जो शासन व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से चल पाती है। ये आपको याद रखना है। बाकी इस क्वेश्चन को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद का विश्लेषण कीजिए। ये राष्ट्रवाद की आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, इसमें मैंने राष्ट्रवाद की मार्क्सवादी धारणा, राष्ट्रवाद की उदारवादी धारणा, राष्ट्रवाद की आपकी गांधीवादी धारणा, मैंने सारी की सारी इसकी डायमेंशंस जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधानवाद क्या है। तो पहली बात तो संविधानवाद का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इसका मतलब होता है कि हम संविधान को सर्वोच्च रखते हैं, देश के अंदर संविधान को प्राथमिकता देते हैं। देश की शासन व्यवस्था में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देश की सरकारें इसका उल्लंघन नहीं करती, बल्कि देश जो है सरकार इसके अकॉर्डिंग ही अपना शासन चलाती है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान में काफ़ी ज़्यादा हमें भिन्नता दिखाई देती है। तो दोनों को हमको क्या करना है, इस वाले में एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। आपको इसमें बताना है कि संघवाद का अर्थ होता है, भाई संघवाद को इंग्लिश में हम फेडरलिज्म कहते हैं, और इसका अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक स्तर की शासन व्यवस्था। तो संघवाद कैसी शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर हो। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी हमें 3 स्तर पे शासन देखना होता है, केंद्र स्तर, एक राज्य स्तर, और दूसरे नंबर पे हमको कौन सा दिखता है, अधीनस्थ, या फिर हम कह देते हैं ग्राम स्तर पे। तो ये हमें सारी चीजें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में इसमें सत्ता का जो है हिस्सेदारी का मॉडल क्या है, तो इसमें आपको तीनों स्तरों को क्या करना है, आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जातीयता। निर्जातीयता का मतलब एथिक्स। निर्जातीयता समूह ऐसे समूह होते हैं, देखो फेडरलिज्म में बहुत सारी बातें हैं, मैंने इसकी वीडियो बना भी रखी है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरी तरफ से मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको ये पता चले कि आपका पेपर किस फॉर्मेट में आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारी वीडियोस से आपको कितना फायदा मिलेगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो आप लोगों के लिए सेपरेट क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी। ऐसा नहीं कि इतना सा समझा दिया तो आपका आंसर हो जाएगा, इतना सही लिखेंगे हम केवल इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके का पैटर्न आजकल चल रहा है। तो एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन करके जाने, या कैसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि हर बारी पेपर में जो इग्नू क्या करता है, अपने 4 साल के अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर रखे हैं, तो 75% संभावना यही होती है कि उनसे रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे। यहाँ पर निर्जातीय समूह के आंदोलन जो है आधुनिकीकरण का एक प्रमुख कारण है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते थे और उनकी जीविका जंगलों के ऊपर आश्रित थी, या फिर वो परंपरागत जो भी क्रियाकलाप थे उनको किया करते थे, लेकिन आधुनिक क्रियाकलाप होने से यानी आधुनिक समय आने से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई, जो ग्रामीण इलाकों में कार्य होते थे वो कार्य बंद हो गए, और इसकी वजह से निर्जातीय समूह जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके कार्यों में या उनके पर्सनल मामलों में, निजी मामलों में बाहरी देशों का किसी का इंटरफेरेंस हो। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। जैसे आप देख सकते
सकते हो बहुत सारी जगह की जो ट्राइब्स हैगी वो ट्राइब्स आधुनिकरण मॉडर्नाइजेशन का विरोध करते हैं। उसका पता है क्योंकि उनके इसकी वजह से उनकी पहचान जो है, जनजातियों की पहचान उनकी कल्चर, संस्कृति, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा से है और यही धीरे धीरे क्या हो जाता है, खतरे में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रकृति बताइए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। डेमोक्रेसी इसे इंग्लिश में बोलते हैं लोकतंत्र को, और डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपनी सरकार को खुद चुनती है। तो लोकतांत्रिक शासन की प्रकृति का मतलब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बताना है कि किस तरीके से शासन चलता है, जिसमें जनता अपनी क्या करती है, अपने शासक को खुद चुनती है। चुनाव के कई तरीके होते हैं, ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो सरकार को मान्यता या फिर उसको स्थगित या फिर उसको हटाने का भी काम करती है। तो इस वाले क्वेश्चन पे भी वीडियो बनी हुई है, बाकी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब पे वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता ही रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है अमेरिकन और यूरोपीय में राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें क्या क्या अंतर है, इसको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे भी एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपसे पूछा गया है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय एकीकरण पर क्या प्रभाव है। तो देश में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो मेरे देश को जोड़ने का काम करती है। क्यों जोड़ने का काम करते हैं? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जब हम अपने किसी तकनीक से किसी दूसरे स्टेट की हेल्प करते हैं तो हमारे बीच में जो बाउंडेशन है, जो हमारे बीच में जो संबंध है, वो संबंध कैसे होते हैं, अच्छे संबंध होने स्थापित हो जाते हैं। और साथ ही साथ में नेशनलिटी के अंदर केवल और केवल हम एक देश के अंदर रहें, हम केवल और केवल एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट में या इन सब चीज़ों में केवल सपोर्ट ना करें। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम हर एक सेक्टर में लोगों को हेल्प करें ताकि हमारी वजह से हर एक व्यक्ति को क्या हो सके, लाभ पहुंच सके। अब यहाँ पर आपको पता है हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने थे, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आप क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप संवाद वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते। निर्जातीय वाला क्वेश्चन ये भी अच्छे से आप कर सकते थे और आप ये कर सकते थे। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इसमें इजीली कर सकते थे, आपको इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसमें से बात करें तो आप इसके अंदर जो उदारवादी उदारवादी दृष्टिकोण बताना था राष्ट्रवाद का, ये आप कर सकते थे। इसके साथ साथ आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते थे, ये तो बार बार रिपीटेड है। अगर आपको ये पूरा का पूरा बुक पढ़ना है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको हर साल यही क्वेश्चन आता है, बस उसकी पूछने की भाषा अलग होती है। ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते थे या आपके पेपर में आगे भी आएंगे और आप इनको रिवाइज करके जाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक 1200 लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को या अपने कोई भी डाउट जिन पर उनको वीडियो चाहिए उसकी उनको तलाश रहती है, तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, जैसे आप इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।